हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हमारे फ्री एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं। सो आपके सामने मैं उस पेज को रख रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्लास नंबर 7 तो नहीं है हमारा। मैं 7 लिख दिया था, लेकिन क्लास नंबर जो हमारा है सो 2 है, तो सॉरी 3 है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और हमारा वीडियो, ऑडियो, ये सब विजुअल है, अच्छे तरह से दिख रहा है कि नहीं, इस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न रहे और आपको पढ़ाई में और आपका पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रह सके। तो बस आपको पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा लोगों के पास शेयर होगा उतना ज़्यादा मेरा इंप्रेशन, मेरे चैनल का इंप्रेशन बढ़ेगा और मैं उतने अच्छे से आपके सामने आया करूँगा। तो बस और कुछ नहीं कहना है, तो सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा है भारती भवन बिहार बोर्ड, यानी आज का सेशन है बिहार बोर्ड वाले के लिए। स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए है, जिसमें भारती भवन बुक को कवर किया जाएगा गणित के लिए। भारती भवन, तो आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है। इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। आज का सेशन बिहार बोर्ड का है, मैंने बुक से ही कंटेंट को उठाया है और आज मैं उनके लिए ही आज पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि उनका बहुत अधिक डिमांड है कि भारती भवन से पढ़ाने वाले शिक्षकों का अभाव है, जो भारती भवन से नहीं पढ़ा के डाले हुए ऑनलाइन माध्यम। ऑफलाइन तो सारे लोग पढ़ाते ही हैं और सभी पढ़ाते ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे घर पे अपने अपने जरूरतों के अनुसार कंटेंट को पाए और उन्हें कहीं से कोई दिक्कत ना हो। चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। प्रश्नावली 2, जो कि मैं एक व्हाइट पेन पे चार सेलेक्ट कर दिया, रेड कर लेता हूँ, जो कि बिहार बोर्ड की प्रश्नावली 2A में दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला एक्सरसाइज है। तो अभी चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मैं बता रहा हूँ, सब पहला अध्याय बता रहा हूँ, पहला एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 3x2y + 1 है इक्वल टू 0 है, तो संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इसका सारा का सारा थ्योरी पढ़ा दिया था। अगर थ्योरी आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं ध्यान में है तो मैं इधर डाल दूंगा ऊपर, तो आप उसको वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा आपको समझने के लिए और जानने के लिए, और थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3x और 2y का वैल्यू 3x - 2y + 4 + 1 = 0 है, तो इसको संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला हमें क्या कहता है कि x बराबर, क्योंकि x बराबर कह रहा है 1, तो हम क्या करते हैं समीकरण में x का मान रखते हैं। x का मान रखने पर जब समीकरण में हम x का मान रखते हैं तो क्या हो जाता है, तो समीकरण में x का मान रखते हैं तो 3 × 1 - 2y + 1 = 0। मीन्स क्या 3 - 2y + 1 = हो जाता है 0। तो -2y = क्या हो जाएगा, -2y + 4 = 0। तो -2y = -4, इस साइड आएगा तो -4। और इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 जा तो y = 2। तो y को संतुष्ट करने वाला वैल्यू जो होगा सो 2 होगा। उसी प्रकार से y की बात की जाए, ये दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पेन बदल के लिखता हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। कह रहा है कि चूंकि y बराबर कह रहा है 5, तो y बराबर 5 कह रहा, तो समीकरण में y का मान रखने पर, तो समीकरण में y का मान रखने पर, तो y का मान मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाई
तो क्या था 3x माइनस 2y इक्वल टू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया 3x माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाता है 3x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या विजुअल है? विजुअल है, बिल्कुल विजुअल है। तो यहाँ पे हो जाता है 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 9, तो जैसे 3 कट गया तो x इक्वल टू क्या निकल गया 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 निकल गया। तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू 3 पुट करता हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होता है यह चैप्टर, जो चैप्टर को अभी आप लेकर चल रहा है 2-4 वाले रैखिक समीकरण। मुझे नहीं लगता है कि एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी, और इतने सरल तरीका से शायद ही आपको बताया जाए। तो थोड़ा सा पीछे से नॉइज आ रहा है क्योंकि अभी शाम के टाइम में पढ़ा रहा हूँ आज, तो शाम के टाइम में कुछ बच्चे नटखट बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए, उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें अपने स्टडी को आगे बढ़ाना है। करकराहट की आवाज आप सुन पा रहे होंगे, तो कोई बच्चे हैं जो गेट के बाहर ही हैं, वो वैसे बोल रहे हैं, बजा रहे हैं कुछ, तो कोई नहीं, बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के कड़ी में मैं बात करता हूँ कर चलो ये मार्कर का कलर सेलेक्ट नहीं है। तो समीकरण कह रहा है कि समीकरण 5x माइनस 2y प्लस 7 में कह रहा है x इक्वल टू 7 और 3y, मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 है कि नहीं, इस चीज को चेक करना। इस चीज को चेक कैसे करेंगे, मैं चाह रहा था तो आप देख सकते हैं दूसरा का मैं पहला यहाँ पे बना रहा हूँ, दूसरा का पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। तो कह रहा है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 रख के चेक करना है। तो चूंकि मैं लिखता हूँ कि 5x माइनस 2y इक्वल टू है 7, और इसके LHS को उठाता हूँ और लिखता हूँ LHS में x और y का मान रखने पर x तथा y का मान रखने पर तो आप देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 3 माइनस 2 गुने 4, और 5 तिहाई हो जाता है 15 और 4 गुना आता है 8, 15 में से 8 यह हो जाता है 7 इक्वल टू RHS। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, यह सत्य है। लिखेंगे कि अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 समीकरण के हल है, समीकरण के हल है। अगर पूरा बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, नहीं पूरा नहीं बनाना तो डायरेक्ट सत्य है लिख सकते। अब कह रहा है, अब दूसरा आप देखेंगे, तो दूसरा देखने के लिए अब दूसरे कलर के मार्कर का मैं यूज कर लेता हूँ। आप दूसरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रत्येक युग्म ax प्लस by प्लस c बट्टा इक्वल टू 0 और dx प्लस ey प्लस fy इक्वल टू 0 का हल होता है। का हल क्या होता है, तो इसके हल क्या हो, तो दो समीकरण होंगे, तो दो समीकरण के हल क्या हो, तो इसमें सीधा हल पूछ रहा है। तो हल इसके क्या होंगे, तो जब इसमें कंसेप्ट को समझते हैं पहले। आ गया मेरा मार्कर यहाँ, तो पहले कंटेंट को समझते हैं। वाइट पे वाइट समझो, तो आप जानते हैं कि a बाई डी इक्वल टू b बाई ई इक्वल टू c बाई ई f है, ऐसा है। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं होता तो एक हल होते हैं, अगर यह बराबर हो जाए और यह बराबर नहीं होते तो समांतर हो जाएंगे, और एक कंडीशन हो जाता है संपाती हो जाते हैं, तो ऐसा। तो यहाँ पे कह रहा है, तो उस चीज को यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक समीकरण युग्म के इतने हल होते हैं, तो के एक हल होते हैं, तो एक हल होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कि एक हल होते हैं ये संभव नहीं है। वो तो डिपेंड करता है ए और बी के वैल्यू पे, तो एक हल होते हैं, तो यह असत्य नहीं हो, ये ऊपर वाला तो सत्य होगा, नीचे वाला असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
अविरोधी समीकरण डैश 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 केवल एक हल होते हैं। तो अविरोधी, तो विरोधी का मतलब होता है जो रेखा साथ साथ चलता है उसे अविरोधी, उसे विरोधी कहते हैं, और जो टकराता है उसे अविरोधी कहते हैं। तो जो साथ साथ चला होगा तो उसकी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चले होंगे, बहुत सारे हल। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चले होंगे, कोई हल नहीं। और इसमें एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप, एक बिंदु खत्म। तो यह क्या करते हैं, रेखाओं को बीच से काटने का काम करते हैं। मीन्स क्या, यह जो है सो रेखा का विरोध करने का काम करते हैं, विरोध करने का काम करते हैं। कहने का अर्थ हुआ अविरोधी, यानी कोई विरोध ना हो। तो इस दोनों में रेखा का कोई विरोध नहीं हो रहा, साथ साथ दोनों चल रहा है, यहाँ भी दोनों चल रहा है साथ साथ। यहाँ पे विरोध मीन्स कटने का काम करता है। तो यह विरोधी है, तो यह विरोधी है, तो यह केवल विरोधी के एक ही हल होते हैं, क्योंकि मैं पिछले क्लास में बता दिया था। तो यह भी हो जाएगा आपका सत्य। अब कह रहा 4 के अतिरिक्त पी के सभी मान के लिए ऊपर समीकरण के अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा ऐसा कह रहा है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन होता है कि a/d नॉट इक्वल टू b/e। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते थे, हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में, मतलब उस क्लास में पढ़े थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसका फॉर्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और उसी चीज को यहाँ लिखा जाता है a/d नॉट इक्वल टू b/e। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इस तरह यह इस समीकरण का यूज किया जाता है जनरल फॉर्म में भारतीय गणित के बुक में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 4x है, तो 4 इधर है 2, तो 4/2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, p/2 के। तो कितना के, तो p/2 के होने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन काट दो या इसको काट दो, तो p क्या हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4। तो कह रहा है 4 के अतिरिक्त p के जगह पे 4 के अतिरिक्त कोई भी वैल्यू ले लो। पहले ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। कह रहा इसको और भी थोड़ा सा, ठीक है। कह रहा है कि p के अतिरिक्त, p 4 के अतिरिक्त यानी 4 नॉट इक्वल टू 4 को छोड़कर कोई भी वैल्यू के लिए यह समीकरण को संतुष्ट करता है। तो वही कह रहा था, तो यह भी हो जाएगा आपका सत्य। तो इस तरह से आप देख सकते हैं युगपत समीकरण कह रहा है समीकरण युग में ये और ये का हल ये और ये, तो ए और बी के मान बताना है। तो ठीक है, तो x और y का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए समीकरण एक पहले समीकरण में देख सकते हैं 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है, प्लस a इंटू वाई का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 1 हो जाएगा 3, प्लस 2a इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू 1 माइनस 3, तो 2a इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, इससे ही कट जाएगा 1 जा, माइनस से माइनस नहीं कटेगा भाई, माइनस है तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 जा, तो a इक्वल टू निकल गया -1, a इक्वल टू -1। उसी तरह b का निकालना है, तो इसमें डाल दो समीकरण 2 से। मैं अभी तीसरा क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ध्यान दे, एस्केप करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो समीकरण 2 से तो क्या है, b है, तो b गुने x का वैल्यू 1 है, -2 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 3 है, तो b -4 इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 -3 -4 है, 2 हो जाएगा +4। शायद आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इस डिस्टर्बेंस को मैं करता हूँ, समाप्त देता हूँ। देखिए तो ऐसा आप देख सकते, तो यहाँ पे क्या कर दिया था, b इंटू 1 -2 इंटू 2 इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा b -4, 2 2 जा 4, मतलब b -4 इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3, इधर माइनस में है 4 जो कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, तो आप जानते हैं कि इस तरफ माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में। तो ये हो गया। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण इतने के कितने हल हो सकते हैं। कोई भी समीकरण है उसके अनंत हल होते हैं। कोई भी समीकरण, सिंगल समीकरण के लिए अगर कहा जाए तो उसके कितने हल हो सकते हैं, तो अनंत हो सकते हैं, ये याद रखेंगे।
अनंत हो सकते हैं। कैसे? x का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो y का वैल्यू आ जाता है 5, x का वैल्यू 2 रखते हो तो y का वैल्यू आ जाता है 4, x का वैल्यू 625 रखते हो, मान लिया x का वैल्यू 625 रखते हो तो यहाँ 625 रखे तो इस साइड आएगा 625 माइनस में, 625 में 6 चला जाएगा तो 619 बचेगा, तो y इक्वल टू माइनस 619 बचेगा। तो इसके अनंत हल होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब मतलब किए हुए हैं, शेयर करें, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहें ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करते रहें चैनल को, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएं। सारा रिक्त स्थानों की पूर्ति वह समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? एक हल होंगे वो समीकरण युग्म कैसे कहलाएंगे? ठीक है, समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? तो अविरोधी, सॉरी, वो समीकरण हल क्या कहलाएंगे? तो समीकरण के हल क्या कहलाएंगे? तो विरोधी कहलाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं, या प्रतिच्छेदी कहलाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं। विरोधी, प्रतिच्छेदी, जो भी कहो, वह समीकरण युग्म से कोई हल न होते, कोई हल न होते तो वह क्या होता है? अविरोधी या समांतर होते हैं। अविरोधी होते हैं जिसको समांतर भी कह सकते हैं, समांतर उसके ग्राफ होते हैं। युगपत समीकरण इतना और इतना के कितने हल होंगे? ठीक है, छठा का पहला यहाँ पे देखते हैं आप लोगों के लिए। छठा का पहला देख सकते हैं आप लोग, 2x + 3y = है 8 और 4x + 6y = है 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/4, 3/6 और 8/7। यहाँ पे देखते हैं तो ये कटता है 1 2, ये कटता है 1 और 2 बार, और ये नहीं कटता है, तो यानी यह दोनों बराबर है, यह बराबर नहीं है। यानी A1/A2 भारतीय भवन है, तो भारतीय भवन के अकॉर्डिंग इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। A/D = B/E not equal to C/F। ठीक है, तो इसके क्या हल हो जाएंगे? तो इसके क्या हल होंगे तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं ये A/D = B/E not equal to C/F होता है, तो ऐसे केस में होता है जो समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, तो ऐसा होता है कोई हल नहीं होगा, समीकरण के कोई हल नहीं होगा, तो ये हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया था इससे पहले तुरंत, अभी जस्ट मैं फिर से बता दूं कि वैसा समीकरण जिसके केवल एक हल होते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ऐसा रहे तो इसको बोला जाता है अविरोधी। प्रतिच्छेदी को अविरोधी कहा जाता है, समांतर को कहा जाता है विरोधी, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ समांतर का है। और इसको कहा जाता है, एक के ऊपर एक रहता है, उसे कहा जाता है आश्रित। तो इससे रिलेटेड जहां जहां कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, करना क्या चाहा जा रहा है, वो क्या जा रहा है। इरेजर में उठा रहा हूँ तो इरेजर नहीं मिल रहा। ये विरोधी और अविरोधी का कंफ्यूजन थोड़ा सा आपके अंदर रह गया होगा और मेरे कारण रह गया होगा, तो इसको कहा जाता है अविरोधी। तो ये हो गया अविरोधी, और इसको कहा जाता है समांतर वाला को कहा जाता है विरोधी, तो ये हो गया विरोधी। ठीक है, पीछे वाले में भी देख लिया जाए, विरोधी अविरोधी में अगर कुछ है तो उस चीज को देख लेना है। सही है, इसमें कोई विरोधी अविरोधी का कोई चर्चा नहीं था, इसमें भी कोई चर्चा नहीं था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, और कितने हल होंगे तो ये पता चल गया कितने हल होंगे। अब मैं इसके 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है
x प्लस 2y इक्वल टू 8, अचर को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं पहला ही, और 2x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 16। इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 2/4 है तो यानी 1/2 यह भी हो जाएगा 1/2, और ये है 8/16 तो यह भी हो जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं तीनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे तीनों बराबर का कंडीशन भी देख लीजिए कि a/d इक्वल नॉट इक्वल टू b/e, तो ऐसा होता है a/d इक्वल टू b/e नॉट इक्वल टू c/f, तो ये होता है a/d इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f, तो ये वाला होता है। इसके क्या होंगे, तो ये आश्रित होते हैं तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो आप ये चीज समझ चुके होंगे। तीसरा भी उसी प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2/6 और यहाँ हो जाएगा 3/5 नॉट इक्वल टू, तो इसके क्या हल होंगे, तो इसके अद्वितीय और केवल एक हल होंगे। तो यह भी उसी प्रकार से आपका बन जाएगा जैसे कि मैंने तो क्वेश्चन अभी आपको बताया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों ने शेयर करें, अगर कोई दिक्कत ना है तो, दिक्कत है तो कमेंट करें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a1x प्लस b2y मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि कंडीशन कह रहा है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो कितने हल होंगे, तो एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। एक हल, तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपको अभी जस्ट मैं बताया, पीछे ही बताया अभी कि इस प्रकार के कंडीशन पढ़ने पे क्या हो जाते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार के कंडीशन होते हैं तो अविरोधी होता है, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसमें कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसमें लगातार सभी रेखाओं पे प्रतिच्छेद करता है। इस चीज को मैं अभी बता के हूँ। उसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में विरोधी कौन है, अविरोधी कौन है, विरोधी कौन है और आश्रित कौन है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पहला 5x था, पहला था 5x माइनस 3y माइनस 11 था, तो 11 इधर कर दिया। उसके बाद 6y माइनस 10x बराबर माइनस 22, इधर प्लस में था इधर माइनस में कर दिया। ठीक है, यानी 5/6 3/10 11 माइनस 22 ये दोनों माइनस में ही था। यहाँ पे यही दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या पद क्या होंगे, तो मैं आपको बताया कि पहला और दूसरा विरोधी बराबर नहीं होते तो अविरोधी कहलाते हैं। उसी को मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ से ध्यान दिला देता हूँ। तो इसके क्या हल होंगे, तो अविरोधी होंगे। क्या कौन से होंगे, तो अविरोधी होंगे, तो अविरोधी होंगे। मैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस बता रहा हूँ, एक्सरसाइज बता रहा हूँ तो स्लो बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं कुछ अलग क्वेश्चन दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन तो वही दूंगा जो कि आपके एक्सरसाइज में। इसका दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, 2r माइनस 3s इक्वल टू 8 थे और 4r माइनस 6s इक्वल टू 9 थे, और ये दोनों केस थे। ये मार्कर सही नहीं रहता है, कलर कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन रखो, व्हाइट ज्यादा अच्छा है या लाइट कोई कलर, ये लाइट कलर अच्छा है। तो ये मैं 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पे है 2r माइनस 3s इक्वल टू 8 था, और यहाँ है 4r माइनस 6s इक्वल टू 9 था, यानी 2/4, और यहाँ पे मैं डालू -3/-6 और यहाँ पे डालू 8/9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कैंसिल हो जाता है 1/2 माइनस माइनस कैंसिल 1/2, और यहाँ पे नहीं आता, यानी ये बराबर नहीं है, बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में पहला दूसरा बराबर नहीं होता है, तीसरा बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ऐसे कंडीशंस के लिए भी मैं आपको बताया था कि उसके क्या होते हैं, तो उसके आप देख सकते हैं ये नहीं होते हैं तो अविरोधी हल होते हैं। अविरोधी मीन्स समांतर होंगे, यहाँ पे तो ग्राफ समांतर होंगे। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको जो कह रहा था उस चीज को इजीली आप फिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे, यह विरोधी हो जाएंगे, विरोध किया जा रहा है यहाँ।
पे विरोध किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को आप से खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो हूँ ही, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ छठा 8वां का तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ 8वां का। यहाँ था 3/2 बाई 9, ये टोटल बटा 9। अच्छा चलो इसको पहले ऐसे ही बताता हूँ। 3/2 टी रहे या एल रहे, एल है, एल बहुत पुराना बुक है, कहीं से मैं लिया फोटो और उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ इक्वल टू 7 और ये है 9l-10m इक्वल टू है 14। चलो इसको लेके चलता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 3/2/9 और यहाँ हो जाएगा 5/3/10 और ये माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, और यहाँ हो जाएगा 7/14। ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18। कैसे नीचे आएगा चलो समझते हैं। ऊपर रहता है तो वह ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसी प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए तो 3/9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा 5/30, 5/30 और यहाँ हो जाएगा 7/14। ये हो जाएगा 6×18, ये हो जाएगा 5×6=30, लेकिन माइनस में है, ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 1/2। आप देख सकते हैं ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, तो आपस में बराबर नहीं तो अविरोधी हल हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन सब बनते हैं जो 8 क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया आपके भारतीय भवन के बुक से। तो सभी बच्चे से मेरा वही है रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं क्लास के वीडियो को, क्योंकि भारतीय भवन वाला कंटेंट तो हर जगह नहीं मिलेगा इतने अच्छे तरीके से शायद। यहाँ है x+2y = 8 और 4y - 3y = 11। हल करने पर विद्यार्थी ने 6 और 11 पाया, क्या उसका उत्तर सही है? तो 9वां को मैं चेक करता हूँ कि 9वां का पहला में आंसर सही है कि नहीं। तो x+2y = था 8, था समीकरण 1, और दूसरा था 4y - 3x = था 11, ये था समीकरण 2, 11 था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है x = 6 और y = कह रहा है 1, तो x = 6 y = 1 है। तो हम क्या करते हैं सो आप देख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x एवं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखो LHS को उठाओ यहाँ से समीकरण 1 का और लिख दो x+2y है, x के जगह पे 6 तो 6, x के जगह पे 6 प्लस 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 6 + 2 बराबर हो जाएगा 8, जो कि RHS के बराबर है, जो कि RHS के बराबर है। यानी यहाँ तो समीकरण 1 में तो वैल्यू सही है, ठीक है। फिर समीकरण 2 में x एवं y का मान रखने पर समीकरण 2 में रखो, LHS को उठाओ, LHS क्या था 4y - 3x था, तो क्या करो 4 × y का मान रखो 1 - 3 × 6 तो 6×3 = 18, तो 4 - 18 = -14, तो यह बराबर आया तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू RHS। तो अतः मैं लिख दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, इस पूरे को लिखने के बाद जगह है मेरे पास, जगह तो भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं इस चीज को यहाँ से खींच के यहाँ ले जाता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कि अतः विद्यार्थी का उत्तर समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन भी इसी में बनाना। तो आप चलिए मैं मिटाता हूं।
चल है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं ये 10वां क्वेश्चन का, गौर से देखिए। दो चर के समीकरण इतना को संतुष्ट करने वाला, ठीक है। कह रहा है x इक्वल टू 3 लेना है। लिखते हैं समीकरण क्या था, लिखते हैं समीकरण क्या था। हमारा समीकरण था 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। माना नहीं, प्रश्नानुसार x इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 9, 6 माइनस 2y इक्वल टू 9, तो माइनस 2y इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 2y इक्वल टू ये क्या हम करती है 9 था, तो 9 3 3 या 9, इधर भी ये 9 ही आएगा ना, ये 9, तो 9 तो ये हो जाएगा। चलो तो यार प्रश्नानुसार x इक्वल टू है 3, तो क्या कर सकते हैं हम 3 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 9, तो 9 माइनस 2y इक्वल टू 9, तो माइनस 2y इक्वल टू 9, इधर से जाएगा माइनस 9, तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या निकल गया 0, तो इस जगह पे क्या भरा जाएगा 0, यानी इस जगह पे भरा जाएगा हमारा 0। और फिर y बराबर नहीं, फिर x बराबर ही, फिर चला जाता है। फिर y नहीं था, x था, x इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 माइनस 2y इक्वल टू 9, तो -3 माइनस 2y इक्वल टू 9, तो -2y इक्वल टू 9 प्लस 3, आप देख सकते हैं -2y इक्वल टू हो जाएगा -2y इक्वल टू हो जाएगा 9 और 3 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई -2, और ये कैंसिल होके हो जाएगा -6, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा इसका -6। फिर इसको देखें आप, तथा मैं लिखता हूँ कि फिर x बराबर, x नहीं अब y बराबर माना है, चलो y बराबर, तो y बराबर 3, तो y बराबर जब 3 लेते हैं तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं जब y बराबर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 गुने 3 इक्वल टू 9, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 9 प्लस 6, तो 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गया 5। तो फिर से आप y का वैल्यू डालो 0 और x का वैल्यू क्या आएगा 0 निकालो, ये आपका वर्क है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़कर आज के मैं अति लघु तरीके वाले सभी प्रश्नों को खत्म ही कर देता हूं, ताकि अगले दिन से फिर से जो मैं अभी पढ़ाया था अभी तक, लुप्तीकरण, तुलनात्मक प्रचुरन, इन सब तरह के क्वेश्चंस को डील करूंगा मैं नेक्स्ट डे से। तो आज इसको खत्म ही कर देता हूं। तो उसी तरह जैसा कि क्वेश्चन आपने वहां बनाया वैसे ही यहाँ बनाना है। कह रहा है कि x का वैल्यू 0 डालना है, तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो ऑब्वियस है, यहाँ पे देख लो सीधा डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 प्लस 5y बराबर 7, तो y बराबर क्या निकल जाएगा 7/5। तो इस तरह से आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण इतना के लिए प्राकृत संख्या के समुच्चय के हल लिखना है, इतना के लिए जैसे x y यहाँ पे डाला है वैसे ही इसको भी बनाना है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 9 है,
तो इसके हल लिखने हैं तो माना x बराबर प्राकृत संख्या डालना है तो माना x बराबर डाल दो 1, x बराबर 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा y 2y 1 + 2y, तो 1 + 2y बराबर 9, तो 2y बराबर हो जाएगा 8, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो हल क्या हो गया 1 और 4। पहले x को लिखा जाता है, इस तरह से इस दोनों का भी हल आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैं आज पढ़ाया हूँ आपको भारतीय भवन के एक्सरसाइज से आपको सारा का सारा अति लघुत्तरीय प्रश्न को मैं बता दूं। और मेरा वीडियो अच्छा चला है 35 मिनट, तो मैं ना चाहता हूँ कि इतने लंबे वीडियो को और ले जाऊं, तो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, बाय बाय।